बैक ऑफ द स्टोरी क्या है, फ्लैशबैक क्या है, बैक ऑफ द स्टोरी का फ्लैशबैक क्या है कि भाई आपके नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट क्या था? फर्स्ट कंपाइलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंडियंस। तो भाई जब इंडियंस ने इतनी मेहनत की थी तो वो उस पर गर्व भी कर रहे थे। गांधी जी ने 1 ईयर का अल्टीमेटम दिया ब्रिटिश को टू एक्सेप्ट नेहरू रिपोर्ट, टू एक्सेप्ट नेहरू रिपोर्ट, और बदले में धमकाया कि अगर नहीं एक्सेप्ट किया तो देन वी विल डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। समझ पा रहे हैं? ओके, ये कहानी थी, वी विल डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश कांग्रेस मतलब गांधी जी ने 1 साल दिया अल्टीमेटम ब्रिटिश को कि एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट। हम जो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था, ओके, अगर नहीं माना तो फिर हम डोमिनियन स्टेटस नहीं मांगेंगे, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगेंगे। ब्रिटिश एज यूजुअल 1 साल तक चुप रहे, ना हाँ ना चुप रहे। ओके, हम कुछ नहीं कर रहे। 1 साल बीत गया तो गांधी जी के ऊपर प्रेशर आया कि सर कंप्लीट, एंड एट दैट टाइम ऑल्सो गांधी वॉज रिलेक्टेंट, गांधी जी वॉज रिलेक्टेंट। गांधी जी हैड टू सक्कम टू द प्रेशर ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस एंड यंगस्टर्स। वो काफी उत्साहित थे कि नहीं अब तो महात्मा जी कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही लेकर के रहेंगे। तो एट लास्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस का आपके कांग्रेस का सेशन रहा। ओके, और आपके जो 29 में आपके जो कांग्रेस का सेशन था उसमें रावी, लाहौर में रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया और पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया। और वो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया और ये कहा गया कि एवरी 26 जनवरी वी विल सेलिब्रेट द इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। तभी 26 जनवरी को हम आज अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर को तैयार हो चुका था, पर 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? ताकि टू सेलिब्रेट दैट मोमेंटस डे। उसमें यही चीज डिसाइड की गई थी कि जब पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन लिया गया था कि हर 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी को पूरे इंडिया में कांग्रेस ने एक तरीके से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। उसके बाद इन ऑर्डर टू प्रेशराइज द ब्रिटिश, गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पॉपुलरली नोन एज दांडी मार्च। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय मतलब हम्बली, वी विल नॉट ओबे योर कमांड, वी विल नॉट ओबे योर रूल, वी विल ब्रेक द रूल। नॉन कॉपरेशन क्या क्या था? वी विल नॉट कॉपरेट विद यू, आपने कहा हम अनसुना कर देंगे। डिसोबीडियंस मतलब हम आपके रूल को ब्रेक करेंगे। तो नॉन कॉपरेशन लीस्ट लीथल था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मोर लीथल था, और क्विट इंडिया मूवमेंट तो सबसे लीथल था। मतलब गांधी जी के हिसाब से अगर लीथैलिटी कहा जाए, वैसे तो वो अहिंसा के थे, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कुछ नहीं था। सिविल डिसोबीडियंस वो दे आर ब्रेकिंग द लॉ। और उसमें सबसे बड़ा जो धरना दिया गया वो धरसाना में दिया गया, सॉल्ट फैक्ट्री में। ओके, जहां पे काफी सारे जो कांग्रेस के वर्कर्स थे along with Sarojini Naidu and others, they protested and the British government waged a लाठी चार्ज on those protesters, but at that time न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पत्रकार था जिसने उस चीज को लाइव पहुंचाया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एट्रोसिटीज इंटरनेशनल एरेना में हो। ओके, हेडिंग डालिए क्लास, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखिए
After submission of Nehru report, Gandhi ji gave British a chance. Gandhi ji gave British a chance to accept the Nehru report. Whereby India was asking a dominion status. आज पहले लेक्चर में एब्सेंट थे सब, बारिश बहुत तेज थी। ओके, जाखन, मैं भी जाखन से ही आया हूँ सर। ओके, ठीक है, शायद ओलावृष्टि हो रही होगी। ओके ओके ओके, लिखिए। वेयर बाय इन नेहरू रिपोर्ट इंडिया वाज वेयर बाय, मैं क्या लाइन बोल रहा था बेटा? हाँ, इंडिया आज द डोमिनियन स्टेटस। ओके, स्टेटस। गांधी जी गेव 1 year ultimatum to the British, 1 year ultimatum to the British to consider the report. To the British to consider the report. And this ultimatum was ended on 31st December 1929. And this ultimatum was ended on 31st December 1929. At that time, there was Lahore annual session of Congress. Lahore annual session of Congress presided by, लाहौर एनुअल सेशन का कांग्रेस किसने प्रिसाइड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, हैं फर्स्ट, पहली बार। हाँ, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, फुल स्टॉप। In this session, Congress declared Nehru report as redundant. Congress declared the Nehru report as redundant. आप समझ रहे हो, कांग्रेस ने खुद ही कह दिया अब तो नेहरू रिपोर्ट हम मानेंगे ही नहीं, अब एक्सेप्ट भी करोगे ना तो भी हम नहीं मानेंगे। रिडंडेंट एंड passed the historic complete independence resolution. Passed the historic complete independence resolution और पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। अगर आपको हिंदी में मालूम होना चाहिए तो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, whereby the aim of Congress was to achieve complete independence, and not the dominion status. On the bank of Ravi River, Rigvedic name of Ravi, Parushini. ओके, और अलेक्जेंडर ने क्या, रावी रिवर को क्या कहते थे? पोरस। अरे कोई बात नहीं। ओके,
बैटल ऑफ हाइदरपस किस नदी के किनारे हुई थी? झेलम। झेलम को तो हाइदरपस होते थे, रावी को क्या कहते हैं? आप समझ लो ना क्लास। इस तरीके से सारे चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ओके। वितास्ता, वितास्ता तो चेनाब थी। ओके। इरावती किस नदी को कहते थे? वैदिक नेम इरावती। इरावती। सतुद्री तो सतलुज को कहते थे। गोदावरी वैदिक में आपके तो उधर था ना, रावी का ही दूसरा नाम था। ठीक है। इरावती। और ये बोलते हैं शायद हाइड्रोटस बोलते थे, हाइड्रोटस। HYDROTUS। मैं कंफर्म कर लेता हूँ, मैं गलत, इससे पहले आपको गलत बताऊं, मैं पहले खुद कंफर्म लेता हूँ। हाँ, यस, इज राइट। हाइड्रोटस। HYDRAOTES। अलेक्जेंडर ने रावी रिवर को हाइड्रोटस कहा। हाइड्रोटस, HYDRAOTES। हाइड्रोटस। इसीलिए मैं देखो क्लियरली है ना ये सारी चीज। लोग कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ लो। सर एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें नहीं दे रखी, हाँ दे रखी है, पर बहुत सारी चीजें नहीं दे रखी। तो एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना तो मिसलीड करना है कि आप एनसीईआरटी, उसमें सब चीजें नहीं दे रखी। और एक और नाम है इरावती, परुष्णी के साथ नाम है इरावती। ओके। IRAVATI। या फिर मैं इसलिए क्योंकि मैं क्लास आज से मतलब 2 साल पहले तक, 2009 से लेके 2022 तक मैंने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई है। इंडियन ज्योग्राफी में जब मैं पढ़ाता था तो एक एक पॉइंट पूरा पढ़ाता था कि रिवर क्या है, वैदिक नेम क्या था, कैसे नेम चेंज हुआ। ओके, सारा चीज, क्योंकि मैं यूपीएससी पे विश्वास नहीं कर सकता। मैं यूपीएससी कहता हूँ अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, अनप्रिडिक्टेबल कमीशन है, कुछ भी पूछ लेता है। तो जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अपना इतना एनर्जी लगा रहे हो, इतना समय दे रहे हो, तो एग्जाम निकलना ही चाहिए। जरा सी कहते नहीं है, कंजूसी से, जरा सी अकर्मठता से, कर्मठता मतलब आलस से एग्जाम ना निकले तो साल की मेहनत बर्बाद हो जाए। इसलिए, और दूसरी मेरा रीजन क्या था भैया, मेरी थी मैथ्स कमजोर, तो मैं पूरा फोकस किस पे रहता था? जीएस पे। मेरी मैथ्स बहुत खत्म थी, बहुत खत्म। मैं गिनती देख के क्वेश्चन छोड़ देता था, अटेम्प्ट ही नहीं करता था। बस अंतर क्या था, मेरे समय में मैथ्स जैसे आपके आरओ का पेपर आता ना, वैसे ही आता था आईएएस में। 35 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन मैथ्स के आते थे, 110 क्वेश्चन जीएस के आते थे। मेरा जो लास्ट प्रीलिम था, तो 150 में से आई अटेम्प्टेड 119 जीएस में। 31 जो छोड़े टोटली मैथ्स और रीजनिंग। अकल ही नहीं लगाता था उसमें, मैं घुसता ही नहीं था उसमें। ओके। और आउट ऑफ 119 आई गॉट 109 करेक्ट। सिर्फ 10 का गलती थे। पर दैट वाज, वो होता ना, आप रिफाइनमेंट समय समय के साथ आती रहती है। ओके, रिफाइन तो क्लास, ये चीज क्योंकि मुझे मालूम था मैथ्स मैथ्स में मेरा डब्बा गोल है। ओके। तो मेरा पूरा फोकस क्या होता था? जीएस पे। और उस समय का हार्डवर्क किया हुआ जीएस मेरे को अब रिजल्ट दे। मेरी इंस्टीट्यूट की टैगलाइन भी तो है, नोबडी टीचर्स जीएस एज वी डू। ओके। तो बस जीएस, तो यू नेवर नो क्लास, आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो ना, वो आपको कब रिपे करे। इसलिए जरा सी कंजूसी से ये मत करना। अब जैसे अभी आपको नहीं मालूम था, आपको हाइड्रोपस मालूम है, हाइड्रोपस ये भी मालूम है, अच्छी बात है, आपको मालूम है झेलम थी हाइड्रोपस। बट अगर आपसे पूछ रहे कि अलेक्जेंडर ने रावी को क्या कहा था, तो वहां पे डेफिनेटली क्वेश्चन हाइड्रो, और ये इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है सर, आपको मालूम होना चाहिए। रावी का दूसरा नाम इरावती। ओके, ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए। ये तो आपको बता दूं, और ये सब विकीपीडिया में भी दे रखा है, ये सब विकीपीडिया में दे रखा है। ओके। हम बस पढ़ते नहीं। अब जैसे बच्चे क्या करेंगे, वैसे तो बच्चे, अभी ये भी लड़का आया था, जो आगे हार्दिक जोशी बैठा था। सर मैं गोशिंग लियोंग पढ़ रहा हूँ। हमने कहा वो तो बकवास किताब है ज्योग्राफी की, गोशिंग लियोंग उसमें कुछ है ही नहीं। किसी को मिसगाइड करना है ना, उसे कहते गोशिंग लियोंग पढ़ लो। और बेचारा गोशिंग लियोंग पढ़ता रहेगा कि सिविल सर्विस में गोशिंग लियोंग है, क्योंकि कई इंस्टीट्यूट की वेबसाइट्स में रिफर्ड बुक गोशिंग लियोंग है।
अब बताओ, अब तुम ही सोच सकते हो गोशिंग न्योंग से कैसे हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास टॉपर्स ना सबसे ज्यादा वो करते हैं मिसगाइड, और टॉपर्स कभी भी अपनी स्ट्रेटेजी रिवील नहीं करते। टॉपर्स कभी भी अपनी स्ट्रेटेजी रिवील नहीं करते। ओके, ये फैक्ट है। और जो सबसे ज्यादा रिवील करते हैं वो कभी टॉपर बन नहीं पाते। इसलिए कहते हैं पढ़ाई में ना थोड़ा सेल्फिश रहना बहुत जरूरी है। सब चीज बता के चलोगे ना तो नहीं कुछ होने वाला। कुछ चीजें अपने तक रखनी चाहिए, सीक्रेट्स अपने तक रखने चाहिए। ओके, तो तब आप देखोगे आप बढ़ते जाओगे। जब सीक्रेट्स रखना शुरू करोगे ना चीजों को, ये चीज मेरे पास एक्सक्लूसिव है, तब चीजें बढ़िया होंगी। ओके, लिखिए क्लास, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर द ट्राइकलर the tricolor was unfurled, the tricolor was unfurled, unfurled, and Vande Mataram and Inqilab Zindabad. किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद? यूसुफ मेहर अली। इनकलाब जिंदाबाद यूसुफ मेहर ने दिया था। मौलाना हसरत मोहानी। ओके, यूसुफ मेहर ने क्या दिया था? साइमन गो बैक और क्विट इंडिया। ओके, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद slogans were slogans were chanted. The Congress Working Committee met on 2nd January 1930. The Congress Working Committee met on 2nd January 1930 and decided that every 26th January is to be celebrated and decided that every 26th January is to be celebrated as Independence Day. 26th January is to be celebrated as Independence Day, and the first Independence Day was celebrated on 26th January 1930. 26th January 1930. It is also to be noted that prior to this annual session, within Congress, prior to this session, within Congress, Independence of India League was formed. Independence of India League was formed, of which S. Srinivas Iyengar was president. Of which S. Srinivas, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, Iyengar was president, and Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose as secretaries. And Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose was secretary. On 26th January 1930, Purna Swaraj Day was celebrated. 1930, Purna Swaraj Day was celebrated. Swaraj Day was celebrated. A Purna Swaraj pledge was
was taken by all congressmen. Purna Swaraj pledge was taken by all congressmen, which was drafted by Mahatma Gandhi himself, which was drafted by Mahatma Gandhi himself. Full stop. देखिए, in February 1930, another meeting took place in Sabarmati Ashram. Another meeting took place in Sabarmati Ashram, whereby Congress Working Committee took place in Sabarmati Ashram. हाँ भाई सन्नी जी, चुटकुला हमें भी सुना दो। कोई बात नहीं, चलो ये बताओ बच्चा, महात्मा गांधी के कितने आश्रम थे भारत में? नहीं पता? कोई बात नहीं। कितने आश्रम थे? 3। पहला आश्रम कौन सा था? लिखवाया था? अब ये शो करता रिवीजन नहीं है। 3 आश्रम। टोटल कितने आश्रम थे गांधी जी के टोटल वर्ल्ड वाइड? 3 ही थे। हाँ तो आश्रम ही थे भाई, फार्म हाउस वो आश्रम ही थे, और क्या? 5। ओके, लिखिए। देखो बेटा, यहाँ पढ़ने आ रहे हो, पढ़ लो। ओके, ये स्कूल वाले दिन अब गए, स्कूल कॉलेज वाले दिन। ओके, स्कूल कॉलेज में होते थे कि चलो मूड फ्रेश करने चलते हैं स्कूल। ओके, 6th 5th तक बच्चा स्कूल जाने से कतराता है, पर 6th 7th 8th 9th 10th एक ऐसा फेज होता है बच्चा स्कूल जाने के लिए हमेशा ललायित रहता है, मतलब टिपिकली बॉयज। ओके, बट वो स्कूल डेज अलग डेज हैं। ओके, नाउ दिस इज ये आपके कैरियर वाले डेज हैं। ओके, तो यहाँ पे आप सीरियस रहेंगे तो ज्यादा बेटर। ओके, तो फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में मीटिंग हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। उनमें इस मीटिंग में क्या कहा गया? इस मीटिंग में गांधी जी को डेप्यूट किया गया कि भैया बापू आप जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। तो गांधी जी ने निर्णय लिया कि इस बार क्या होगा? नमक मुद्दा होगा। गांधी जी ने नमक मुद्दा, कांग्रेस भी बोल रही है ये क्या, कौन सा मुद्दा? नमक। ओके, पर गांधी जी की इन मामलों में मानते हैं कि दूरदर्शिता समझते हो ना, मतलब विजन था एक एक ओके, फोर साइटेडनेस नहीं। नमक एक ऐसा चीज थी जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी लोग खाते। ओके, और ब्रिटिश सरकार उस समय नमक पे भी टैक्स लेती थी। और नमक ऐसा, अगर टैक्स बाहर से आ रहा है तो टैक्स लो, हमारे ही देश के समुद्र से नमक लिया जाता था और हम पे ही टैक्स लिया जाता था। तो जब गांधी जी ने कहा कि अगला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नमक पे चलेगा, तो जब ब्रिटिश पेपर तक ये खबर पहुंचती है, ब्रिटिश पेपर टैबलॉइड बनाते हैं, कार्टून्स बनाते हैं कि महात्मा गांधी का एक स्केच बनाते हैं, एक बड़ी सी केटल बनाते हैं, उसमें ओशन का वाटर उबालने का इंतजार कर रहे हैं गांधी जी की। अब ये जब ये ओशन का वाटर उबल जाएगा तो ब्रिटिश राज हिल जाएगा, मतलब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा। बट उन्हें नहीं मालूम था कि इस छोटे से मुद्दे, नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह से पूरा देश खड़ा हो जाए। ओके, और वहां पे गांधी जी ने इस तरीके से जोड़ा कि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब अपने आप को कांग्रेस के साथ कन्फाइन कर, मास मूवमेंट, अगेन मास को जोड़ना था। कांग्रेस ये सोच रही थी गांधी जी बोले कुछ और करेंगे, कुछ किसानों को जोड़ेंगे, उन्होंने नमक टाइप का एक ऐसा दिया कि हमारे देश का नमक हम हिंदुस्तानी ही बनाते हैं, उसके ऊपर तुम टैक्स लगा रहे हो। ओके, वो तो टैक्स फ्री होना चाहिए।
और आज भी देख लो नमक पे एक तरीके से जीएसटी, मतलब ओपन नमक पे तो चीज पे जीएसटी है ही नहीं, ओपन नमक पे तो किसी चीज पे है ही नहीं। ओके, लिख लीजिए क्लास, लिख लीजिए। इन दिस कमेटी, इन दिस मीटिंग, कांग्रेस डेप्यूटेड गांधी जी, कांग्रेस डेप्यूटेड गांधी जी टू लॉन्च, कांग्रेस डेप्यूटेड गांधी जी टू लॉन्च a satyagrah in the form of civil disobedience movement, to launch a satyagraha in the form of civil disobedience movement। अब गांधी जी की तो बात ही निराली थी। वो पहले राजपूत की तरह दुश्मन को समय देते थे कि सुधर जाओ। ओके, गांधी जी ने कहा ऐसे नहीं शुरू करेंगे, पहले ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम देंगे, अब भी अल्टीमेटम देंगे कि अगर तुमने ये मेरे 11 पॉइंट्स मान लिए तो हम कोई वो नहीं शुरू करेंगे, क्या कहते हैं, कोई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं शुरू करेंगे। अगर तुमने नहीं माने तो हम शुरू कर देंगे। ओके, लिख लीजिएगा। बिफोर स्टार्टिंग द मूवमेंट, गांधी जी सर्व्ड, गांधी जी सर्व्ड ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट, गांधी जी सर्व्ड ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट a 11 point ultimatum, served on a British government a 11 point ultimatum which though did not include demand for complete independence, ध्यान रख लेना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, which though did not include the demand of complete independence, अगर ब्रिटिश इसको मान लेते तो तब भी पूर्ण स्वराज नहीं मिलता। which though did not include the demand of complete independence represented the specific grievance of Indians, represented the specific grievance of Indians, these were point number 1, 50% reduction in land revenue, 50% reduction in land revenue, num 50% reduction in land revenue. Number 2, abolition of salt tax, abolition of salt tax and government monopoly, and government salt monopoly, government salt monopoly. Number 3, reservation of coastal shipping for Indians, reservation of coastal shipping for Indians, coastal shipping for Indians. Number 4, lowering of rupee sterling ratio, lowering of rupee sterling ratio। अगर दिक्कत आ रही है तो एक्सचेंज रेशियो लिख लेना, एक्सचेंज रेशियो, पॉन्ड स्टर्लिंग आप समझते हो ना, रुपी स्टर्लिंग रेशियो। नंबर 5, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 50% cut in military expenditure, 50% cut in military expenditure, 50% reduction in expenditure on 50%, 50% cut in expenditure on civil administration, 50% cut .
in expenditure on civil administration. Total prohibition of intoxicants. हाँ, total prohibition on intoxicants. Total prohibition on intoxicants. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में? वेरी गुड, बढ़िया। बैन ऑन लिकर, आर्टिकल 47। बैन ऑन लिकर, आर्टिकल 47, याद रहिएगा, ये सब प्रीलिम्स है बेटा। ओके, मतलब टोटल इंटॉक्सिकेंट बैन तो नहीं होता हमारे यहाँ, पर होता इसमें, अगर आप डीपीएसपी पढ़ोगे कि इंटॉक्सिकेंट इन जनरल बैन होगा, पर मेडिसिनल यूज के लिए अलाउ होगा, उसमें साफ दे रखा है मेडिसिनल यूज के लिए। कौन सा आर्टिकल है? 47। ओके, ये चीज याद रखें। अब इसी को कोरिलेशन कहते हैं। आपने पढ़ा, तुरंत दिमाग दौड़ा कि आज के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल में है? 47 में। ओके, नेक्स्ट। रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। changes in the Central Intelligence Department. Changes in the Central Intelligence Department. Changes in the Arms Act, enabling the Indians to bear the arms. Changes in the Arms Act, enabling the Indians to bear the arms. To which changes in the Arms Act, enabling the Indians to bear the arms. Full stop. After, next line, next paragraph, after waiting in vain for the government response. ब्रिटिश तो रिस्पॉन्स करने वाले नहीं थे, तो बोलते जाओ कुछ भी। आफ्टर वेटिंग इन वेन फॉर गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू हिज अल्टीमेटम फॉर 41 days, to his ultimatum for 41 days, to his ultimatum for 41 days, Gandhiji started और देखो उत्तराखंड पीसीएस कैसे क्वेश्चन बनेगा, उत्तराखंड पीसीएस ऐसे क्वेश्चन बनेगा। कितने दिन की डांडी मार्च थी? वेरी गुड, एक्सेलेंट, 24 दिन के। कितने किलोमीटर चली थी? 350, 390, 398, 397, 385, 387, 387। ओके, लिख ले क्लास। गांधी जी स्टार्टेड इट्स 24 days. Gandhiji started its 24 days march, lasted from 12th March 1930, lasted from 12th March 1930 to 6th April 1930, lasted from 12th March 1930 to 6th April 1930 for a period of 24 day, for a period of 24 day. It was a direct action campaign of tax resistance. It was a direct action campaign for tax resistance, campaign for tax resistance.
अभी कर रहा टैक्स रेजिस्टेंस 387 resistance and non-violent protest protest against British salt monopoly against British salt monopoly. Gandhiji started his journey from Sabarmati ashram to Dandi अब आपसे ऑप्शन में पूछेगा किस डिस्ट्रिक्ट का गुजरात के, विच इज इन नवसारी डिस्ट्रिक्ट, नवसारी NAVSARI। गांधी जी के बारे में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए बेटा, भैया नोट पे छपी रहती है फोटो। ओके ओके। इन नवसारी डिस्ट्रिक्ट, नवसारी 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 गुजरात में है ना, नवसारी डिस्ट्रिक्ट। a total 387 kilometer march a total 387 kilometer march with 78 of his followers, with 78 of his followers out of it 78 followers out of it 78 followers 78 followers in this march. There were 2 Muslims, 1 Christians and rest Hindus. 2 Muslims, 1 Christian and rest Hindus. 3 of them belong to Uttarakhand. 3 of them belong to Uttarakhand. ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, ज्योतिराम कांडपाल KNDPAL, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी एंड गोरखा वीर खड़क बहादुर। भैरव दत्त जोशी लिख लेंगे ना, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी एंड गोरखा वीर खड़क बहादुर। तो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में 3 उत्तराखंड भी के भी थे, 2 मुस्लिम थे, 1 क्रिश्चियन था। ओके देखिए, on April 5th, Gandhiji and his party reached Dandi, and his volunteers, Gandhiji and his volunteers reached Dandi, and his volunteers picked up salt lying on the coast, symbolically breaking the salt law. With this, salt became the symbol of India's will for freedom. With this, salt became India's will for freedom. India's will for freedom. देखिए, the civil disobedience movement started
हाँ यहाँ से, हाँ यही। मैं क्या लाइन बोल रहा था बेटा? द सिविल डिसोबीडियंस स्टार्टेड and it went to different phases, and it went to different phases. Different phases. देखिए क्लास, फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज, देखिए many prominent Congress leaders, many prominent Congress leaders started salt satyagrah, started salt satyagrah at their respective places. अब ये prelims के लिए है. started salt satyagrah at their respective places, like C Rajagopalachari started Vedaranyam march, Vedaranyam march started Vedaranyam march from Tiruchirappalli to Vedaranyam, from Tiruchirappalli to Vedaranyam. इसे वेदारण्यम सत्याग्रह भी कहा जाता है. किसने किया था? सी राजगोपालाचारी. ओके. सिमिलरली द लीडर ऑफ वाइकोम सत्याग्रह, लीडर ऑफ वाइकोम सत्याग्रह के कलप्पण, लीडर ऑफ वाइकोम सत्याग्रह के कलप्पण started the salt satyagrah from Calicut to Pennar, started salt satyagrah from Calicut to Pennar, Pennar. From Calicut to Pennar, Pennar. In Odisha, the salt satyagrah was led by Gop Chandra Bandhu Chaudhary. Salt satyagrah was led by Gop Chand, GOP, Gop Chand Bandhu Chaudhary. Gop Chand Bandhu Chaudhary. He started the movement from Balasore, Cuttack till Puri. From Balasore, Cuttack till Puri. Puri, Jagannath Puri, till Puri. Even the northwestern area, where Khudai Khidmatgars were quite active, where Khudai Khidmatgar were Khudai Khidmatgar 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 Khudai Khidmatgar were active under the leader of Khan Bahadur Khan, under the leader of
खान बहादुर खान. In this movement, the Garhwal Regiment platoon, which was led by in this movement, the Garhwal Regiment platoon, which was led by Chandra Singh Garhwali. Chandra Singh Garhwali. Was ordered to shoot on the protesters. He refused to obey the order. To obey the orders, and as a result, he was arrested and court-martialed. देखिए, later on गांधी जी gave him the title Veer. He was released from jail on 26 September 1941. 26 September 1941. देखिए, he died on 1st October 1979. He died on 1st October 1979. इनका बर्थ किस गांव में हुआ था? नहीं, पौड़ी तो आप डिस्ट्रिक्ट गांव की बात कर, दुगड्डा. ओके, लिख लीजिए क्लास. He was born in village Budhani, पौड़ी गढ़वाल. बुधानी, Budhani. Budhani, Budhani. Budhani in Paudi Garhwal. His father name was Shri Revati Nandan Bahuguna. Father name was Revati Nandan Bahuguna. He was inducted in army on 3rd September 1914 at Lansdowne. He was inducted in army on 3rd September 1914 at Lansdowne. He also participated 1914. He also participated in Mesopotamia War. He also participated in Mesopotamia War.
लिख लीजिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। During the first phase, there was peasant mobilization in villages. During the first phase, there was peasant mobilization in villages. Peasant mobilization in villages. Villages. No revenue campaign. No revenue campaign. Revenue campaign. And non-payment of चौकीदारी टैक्स। नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स। मॉडर्न इंडिया में चौकीदारी टैक्स क्या होता था? एनीबडी कैन आंसर। मॉडर्न इंडिया में चौकीदारी टैक्स क्या होता था? कहाँ लगता था? पुलिस लेती थी? ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट पे लगाया जाता था। ट्राइब, फॉरेस्ट के रेसिडेंट्स, ट्राइब से लिया जाता था चौकीदारी टैक्स। नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स। देखिए नेक्स्ट लाइन। सेकेंड फेज, फ्रॉम अक्टूबर 1930 टू मार्च 1931। अक्टूबर 1930 to March 1931. This period saw a decline in participation of urban masses. This period saw the decline of participation of urban masses, and there was also a back channel dealing with British government. There was also a back channel dealing with British government, and in this period there was Gandhi-Irwin Pact. There was Gandhi-Irwin Pact. Pact of March 1931. In March 1931, March 1931, Gandhi-Irwin Pact. Gandhi-Irwin Pact. The ceaseless efforts, due to the ceaseless effort of Tej Bahadur Sapru, due to the ceaseless effort of Tej Bahadur Sapru and M.R. Jaikar, and M.R. Jaikar, Tej Bahadur Sapru and M.R. Jaikar, to bring a compromise between Gandhi ji या कांग्रेस, to bring a compromise between Congress and government, to bring a compromise between Congress and government, a pact was signed between then Viceroy Irwin and Gandhi ji in March 1931. Then Viceroy Irwin and Gandhi ji in March. Pact was signed between then Viceroy Irwin and Gandhi ji in March 1931. Yeah, to be very frank, 5th March 1931. 5th March 1931. Known as Gandhi-Irwin Pact. Known as Gandhi-Irwin Pact. According to the pact, the government agreed to, according to the pact, the government agreed to, point number 1, withdraw all ordinance and end prosecutions. Withdraw all ordinance
and end prosecutions. Number two, release all political prisoners. Release all political prisoners except those. Release all political prisoners except those guilty of violence. Except those guilty of violence. Number third, restore the confiscated property of satyagrahis. Restore the confiscated property of satyagrahis. Restore the confiscated property of satyagrahis. Number fourth, permit peaceful picketing. ये पिकेटिंग क्या होता है? पिक करना, धरना। पीसफुल चोरी करना थोड़ा ना होता है। पीसफुल पिकेटिंग मतलब धरना देना। पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लोथ शॉप। पीसफुल पिकेटिंग स्पेलिंग आप लोगों को चाहिए होगी। पिकेटिंग का मतलब होता है धरना देना। ओके, पीसफुल पिकेटिंग। जब आप डीएम बनोगे ना, कई बार आपके ऑफिस के आगे धरने दिए जाएंगे। ओके, बुलडोजर ऐसे थोड़ा चला सकते हैं। ओके, यूपी में भी सर बगैर मिनिस्टर्स के आदेश के नहीं चल सकता। डीएम थोड़ा ना दे सकता बुलडोजर चलाने का आदेश। ओके, आप अधिकारी होंगे पर इतने भी बड़े अधिकारी नहीं है कि आप बुलडोजर चला देंगे। ओके, पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लोथ शॉप। तभी तो बच्चों आपसे कह रहा हूं, कम से कम मालूम तो हो लिख क्या रहे हो। अब आपको मालूम होगा धरना मतलब पिकेटिंग होता है। पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लोथ शॉप। और आप लोग पूछते भी नहीं हो, बस जो प्रवचन बोला जा रहा है नोट कर लो। ओके, फिर देखा जाएगा। नेक्स्ट, परमिट फ्री कलेक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट। परमिट फ्री कलेक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट टू पर्सन, salt to person residing within a specific distance from sea coast. Permit free collection or manufacture of salt to persons residing within a specific distance from sea coast. Within a specific distance from sea coast. ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयार हुई थी गांधी इरविन पैक्ट में। कांग्रेस किस बात पे तैयार हुई थी? लिखे, द कांग्रेस इन टर्न कंसेंटेड टू द फॉलोइंग। The Congress in turn consented to the following. Number one, to suspend the civil disobedience movement. In turn consented for following. To suspend the civil disobedience movement. To suspend the civil disobedience movement. Number two, to participate in second session of roundtable conference. To participate in the second session of roundtable conference. And number third, not to press for investigation. Not to press for investigation into police access. Not to press investigation into police atrocities। लिख लो, ATROCITIES। एट्रोसिटीज समझ सकते हैं, ज्यादती। ओके, अब लोग कहते हैं गांधी जी अगर यहाँ पे अड़ जाते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को टाल दिया जाए तो शायद इरविन मान जाते।
यही तो बात है, दिस द बात, आयरनी है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, मतलब आई विल